Good morning to all of you in this morning class. Yesterday we were making the discussion on chapter 7, Source of Business Finance. Chapter 7, Sources of Business Finance. ये हमारा चैप्टर जो भी चल रहा है, हम इस चैप्टर में आगे जो शुरू करते हैं वो कल तक हम जो है इसमें डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स दैट वी हैव मेड द डिस्कशन अकॉर्डिंग टू माय बुक पेज नंबर इज 214, ये हम डिस्कस कर चुके थे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज रिटेन्ड अर्निंग और अर्निंग्स ओनर्स फंड या लॉन्ग टर्म फाइनेंस में इसे कहते हैं, यानी इसको रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं छोटी छोटी बातों में. रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग इसका मतलब क्या हुआ? रिटेन होता है जो सुरक्षित रख ली जाए, अर्निंग होता है इनकम, यानी जो भी इनकम थी यू हैव केप्ट देम असाइड इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग टू इट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स. इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट बांटने के बजाय हम उस प्रॉफिट को एक तरफ रख लेते हैं, तो वो आपका कहलाता है रिटेन्ड अर्निंग. अगर मैं सिंपल वर्ड्स में ये कहूँ कि मान लो आपका बिजनेस जो है वो 1 करोड़ रुपीज़ कमा रहा है पर ईयर के हिसाब से, आपने उसमें से 1 करोड़ में 50 लाख तो जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिए आप अपने पार्टनर्स को, बाकी 50 लाख आपने बचा के रख लिए, तो वो जो बचा के रखा हुआ पैसा है दैट इज कॉल्ड एज ए रिटेन्ड अर्निंग. ये आपका रिटेन्ड अर्निंग कहलाता है. ठीक है जी. अब बुक पे आ जाओ. बुक में क्या कहता है? रिटेन्ड अर्निंग प्रॉफिट्स आर नॉन एज फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट. फ्लोइंग बैक, फ्लो होता है हल चलाना, बैक होता है बार बार, यानी बार बार हल को चलाना. एक खेत में अगर एक किसान बार बार हल चलाएगा तो वो उसके मिट्टी जो ज़्यादा फर्टाइल होगी, तो यानी कहने वाला हुआ कि वही प्रॉफिट वापस उसी में डाल दो, वही प्रॉफिट फिर अगले साल कमाया वो डाल दो, अगले साल फिर कमाया वो भी डाल दो. इस प्रकार से आप हर साल का प्रॉफिट अगर बिजनेस में डालते रहोगे तो क्या होगा कि आपके बिजनेस की अर्निंग बढ़ जाएगी. ठीक जैसे कि किसान अपने खेत के अंदर जो है बार बार हल चलाता है, तो हल चलाने से उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, तो इसी प्रकार से हमारे बिजनेस की फर्टिलिटी बढ़ जाती है. तो हम इसे प्लाउइंग बैक को प्रॉफिट बोलते हैं, या हम इसको रिटर्न अर्निंग भी बोलते हैं, या हम इसको सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, या हम इंटरनल फाइनेंसिंग या रिजर्व सरप्लस भी बोलते हैं. यानी आपके इसके कई नाम हैं. इसका मतलब अकेला सिर्फ ये नहीं कि रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग तो जो है वो एक कॉमन वर्ड है, इसको अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं. तो वो कंपनीज अलग अलग नाम से बैलेंस शीट के अंदर उनको दिखाती है, जैसे रिटेन अर्निंग के नाम से, सेल्फ फाइनेंसिंग के नाम से, इंटरनल फाइनेंसिंग के नाम से, रिजर्व और सरप्लस के नाम से. ठीक है जी. रिटेन अर्निंग रेफर टू अंडरस्टैंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्स, कि आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड और टैक्स है उसका देने के बाद जो प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह गया वो आपका रिटेन अर्निंग कहलाता है. इट प्रोवाइड द बेस ऑफ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. ये जो है बिजनेस को एक्सपेंशन और ग्रोथ देता है. हर बार हम पैसा लेकर के बिजनेस की ग्रोथ नहीं कर सकते. ठीक है, कि अगर आप ये कहें कि एवरी टाइम आई विल टेक द मनी फ्रॉम द मार्केट एंड देन आई विल एक्सपेंड माई बिजनेस, इट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, आपका पॉसिबल कैसे होगा? व्हेन यू अर्न एंड व्हेन यू इन्वेस्ट द सेम इनटू द बिजनेस देन इट विल लीड्स टू द ग्रोथ. ठीक है, क्योंकि जब आप खुद कमाने लगेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे ना. दूसरों के कमाई के दम पे कितने दिन जिएंगे? तो वही चीज़ इसमें कि अगर आप जितना कमाएंगे उतना बिजनेस में वापस लगा दिया तो आपकी ग्रोथ उससे ज़्यादा होगी. तो ये करें कि इट्स प्रोवाइड द बेसिस फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ कंपनीज. इट इज़ कंसिडर टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, चाहे आप लोग हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई बिजनेस एंटिटी है, चाहे कंपनी है. If you will not earn, you cannot grow up. Means it is essential to earn each and every. हर आदमी को कमा के खाना ही पड़ेगा, हर आदमी कमाएगा तो ही वो आगे बढ़ पाएगा, वरना तो नहीं. Since it is internally generated, this method of finance is known as self financing. इसे हम सेल्फ फाइनेंसिंग, सेल्फ में खुद का, फाइनेंशियल पैसा, खुद का पैसा बोलते हैं, क्योंकि इट इज सेल्फ जनरेटेड. ये आपका सेल्फ जनरेटेड है और इसलिए इसको जो आप जो सेल्फ है हम कहेंगे इसको फाइनेंसिंग भी. फीचर्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग. रिटेन्ड अर्निंग के फीचर्स कौन कौन से हैं? तो आप ले लीजिए फीचर्स ऑफ
फीचर्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग के फीचर्स कौन कौन सी हैं, हम उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फीचर है क्वेश्चन फॉर सिक्योरिटी, क्वेश्चन फॉर सिक्योरिटीज। क्वेश्चन फॉर सिक्योरिटीज, क्वेश्चन में हम बोलेंगे कोई नरम चीज़ हो, या हम तकिया भी बोलते हैं, गद्दा भी बोलते हैं, उसको कुशन बोलते हैं, कि जैसे कुशन होता है, तो कुशन यानी आरामदायक जो चीज़ होती है उसको हम कुशन बोलते हैं। तो कहते हैं कि रिटेन्ड अर्निंग आर दे कंसिडर्ड एज ए क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटीज़, ये सिक्योरिटीज़ के लिए एक क्वेश्चन माना जाता है, बिकॉज दे प्रोवाइड सपोर्ट इन टाइम ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी होता है गलत समय में या मुसीबत के समय में। ये कहते हैं कि ये हमारा जो है ये एक सुरक्षा कवच है। रिटेन्ड अर्निंग आर दे कुशन, ये आपके सुरक्षा कवच है या सुरक्षा है फॉर बैड टाइम्स और रेनी सीजन्स कह सकते हैं। व्हेन ए कंपनी फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू अरेंज फाइनेंस फ्रॉम एनी अदर सोर्स, मीन्स अगर इफ द मार्केट if the stock market is not favoring the business, if the bank policies are not in the favor of the business, and the business requires the finance, in that case only this retained earning is the only thing which can help the business। केवल यही एक अकेला ऐसा साधन है जो कि बिजनेस को मदद कर सकता है उसके बुरे समय के अंदर। सेकंड है फंड फॉर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स, फंड्स फॉर funds for new and innovative प्रोजेक्ट्स। आपके जो न्यू और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी फंड यहीं से मिलता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि इफ़ यू विल नॉट अर्न यू कांट रन फॉर ए लॉन्ग टाइम, इफ़ यू स्टार्ट अर्निंग यू विल एक्सपेंड योर सेल्फ। तो सेम थिंग यही कह रहा है कि द रिटेन अर्निंग आर ए कॉमन सोर्स ऑफ फंड्स और फाइनेंसिंग रिस्की एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट, कि आप इनोवेटिव और रिस्की प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगा सकते हैं क्योंकि दिस मनी बिलोंग्स टू यू, मीन्स यू हैव नॉट टेकन इट फ्रॉम एज ए लोन, it is not a permanent charge, you are not to repay it. If due to some of the mistakes, if you loses that project, if you loses that money, then there will be no permanent charge, no burden, क्योंकि अगर आप लोन का पैसा खराब हो जाए तो लोन की पेमेंट करनी पड़ेगी, बर्डन डबल हो गया। तो यहाँ पर जो है ये बर्डन ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो दिस फंड इज जनरली यूज्ड फॉर रिसर्च वर्क एक्सपेंशन प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। तो ये जो पैसा होता है जो कंपनी जो कमाती है वो पैसा आप जो एक्सटेंशन के अंदर ग्रोथ के अंदर प्रोजेक्ट वर्क में लगा सकते हैं। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, थर्ड इज मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। आपका जो मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस है उसके लिए भी सूटेबल है। इफ़ यू रिक्वायर द शॉर्ट टर्म फाइनेंस then you can take it from the market, you can take it from bank, you can take it from creditors, you can take it from BR or BPs. But if you require the medium term means 2 to 5 years, or long term means more than 5 years, up to 20 or 25 years, तो उनके लिए सबसे बेटर है सोर्स है ये आपका रिटेन्ड अर्निंग। Retained profit is considered as an ownership fund. It serves the purpose of medium and long-term finance because it is the fund of the owners, and owners can keep into the business as they like it. जितने समय तक वो चाहे वो फंड्स उसमें रख सकते हैं, जब चाहे वो निकाल सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए काम आता है। कन्वर्जन इनटू ओनरशिप फंड, कन्वर्जन इनटू ओनरशिप फंड।
conversion in ownership, conversion into ownership fund means this retained earning can be converted into ownership fund also means इसका क्या मतलब हुआ कि the surplus retained earning can be converted into share capital by issuing the bonus shares means this amount belongs to the owners मतलब जो पैसा प्रॉफिट आपने कमाया था वो प्रॉफिट जो है मालिकों का ही उसी का नाम तो रिटेन अर्निंग है और जब इस पैसे की जरूरत नहीं है तो ये मालिकों को आप देना चाहते हैं तो इसका तरीका ये है कि आप या तो उनको सीधा दे दो पैसा अगर सीधा पैसा दोगे तो इट विल आउटफ्लो ये कैश बाहर चला जाएगा बट यू रिक्वायर्स द कैश आल्सो आपको पैसे की जरूरत भी है और आप इसे रखना नहीं चाहते देन यू कैन कन्वर्ट इनटू ऑनरशिप फंड का मतलब इक्विटी शेयर ये इक्विटी शेयर में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं यानी आपके जो ये बोनस शेयर हम इश्यू करके हैं ये पैसा ओनर्स को हम इनडायरेक्ट रूप से दे सकते हैं ठीक है मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स इसकी इस सोर्स के ऊपर आप डिपेंड रह सकते हैं क्योंकि द इफ यू आर रनिंग ए बिजनेस it means certainly you will earn the profit and if you will earn the profit it means you will in the business for a long period it means if there will be business certainly there will be profit and if there will be loss then there will be no business तो हम ये कह सकते हैं कि जब बिजनेस होगा तो प्रॉफिट होगा और लॉस होना शुरू होगा तो बिजनेस नहीं बचेगा अगर बिजनेस होगा तो प्रॉफिट होगा तो इसका आप इस पर डिपेंड कर सकते हैं कि हाँ जी हम जो पैसा कमाएंगे उस पैसे को हम बिजनेस में लगा करके और अच्छा अर्निंग कर लेंगे तो कहते हैं कि एज इंटरनल सोर्स दिस इज मोर डिपेंडेबल देन द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ सोर्सेज डिपेंड्स अपॉन द प्रेफरेंस ऑफ इन्वेस्टर्स मार्केट कंडीशंस कि आउट जो बाहर का पैसा लेते हैं वो ज़्यादा रिलायबल नहीं है डिपेंडेबल नहीं है अगर आपने किसी से उधार लिया है बैंक से लिया और लेते एक फिक्स टाइम के लिए है और वो मार्केट कंडीशन में देखा जाता है कि द मार्केट कंडीशन दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई एंड यू आर अलाउिंग ऑन द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देन दे विल विड्रॉ देयर मनी क्योंकि अगर मान लो आपने बैंक में आपने एफडी करवा रखी है बाहर बाज़ार में ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो आप बैंक से एफडी निकलवा लेंगे तो बैंक आपके लोन के ऊपर या आपके पैसे के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता है हाँ वो अपने प्रॉफिट पे जरूर डिपेंड रह सकता है नो इंटरफेरेंस नो इंटरफेरेंस नो इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस का मतलब यहाँ पर क्या है इंटरफेरेंस का मतलब यहाँ पर है कि इफ यू इश्यू द मोर इक्विटी शेयर्स देन मोर शेयर होल्डर विल बी देयर they will contest the election they will take part in the meeting it means they will create the interference and if the profit you earned that of the same owners it means the same owner will be there and there will be no interference in the meeting no interference in the management of the company तो कंपनी के मैनेजमेंट में या उसके जो इलेक्शन है या जो मीटिंग उसमें किसी प्रकार का इंटरफेरेंस इन लोगों का इन पैसों का नहीं होगा क्योंकि मालिकों का पैसा है तो यानी रिटेन अर्निंग का प्रॉफिट ही बोलते हैं ये आपका प्रॉफिट है ठीक है तो मैंने आपको बताया आज कि व्हाट इज़ द रिटेन अर्निंग मीन्स ए प्रॉफिट या सेल्फ फाइनेंस या सेल्फ एक्वायर्ड मनी ठीक है ऑल दीज आर कॉल्ड एज द नेम ऑफ द रिटेन अर्निंग ये आपका रिटेन अर्निंग है अब रिटेन अर्निंग में आपका जो है किस किस प्रकार के हैं सर ब्लूटूथ सर एक बार तो मैं कर रहा हूँ आप रेडियो ले लीजिए बोल लो आपका चल नहीं रहा ब्लूटूथ क्यों चार्ज नहीं हाँ जी तो आपका जो है इसमें फीचर्स ऑफ रिटेन अर्निंग कौन कौन सी हैं तो फीचर ऑफ रिटेन अर्निंग में आपका क्वेश्चन फॉर सिक्योरिटीज़ जो सिक्योरिटीज है उसके लिए क्वेश्चन है यानी आरामदायक है कि आपका जो है फ्यूचर में अगर कोई बैड डेज आ जाते हैं कंपनीज के लिए कंपनी इज इन प्रॉब्लम एंड नो बॉडी इज रेडी टू लेंट यू द मनी
तो उस हालत में कौन है लोग जो है वो आपको मदद दे सकते हैं? तो नेचुरली द मनी यू अर्न मीन द प्रॉफिट यू हैव अर्न दैट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू। तो इसलिए इसको कुशन भी बोला गया है कि कुशन फॉर सिक्योरिटी, आपकी सिक्योरिटी के लिए एक प्रकार का ये कुशन का काम करता है। सेकंड आपका फंड्स है फॉर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स, मीन्स if you want to start the innovative or new project, then you can invest this money because this money is earned by you, and if you get the loss, then you will not be in a position that you business may fail। आपका बिजनेस फेल नहीं होगा क्योंकि ये पैसा तो आपने कमा रखा है, उस पैसे को अपन लगा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बाहर से लिया पैसा डूब जाए तो फिर फर्क पड़ता है। ठीक है। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस means it is a source of medium and long term। medium means for 2 to 5 years, long term means for up to 25-30 years। तो ये आपका जब तक मालिक रहेंगे जब तक पैसा है तो उन्हीं के लिए है। conversion into ownership funds means this amount can be converted into ownership fund। ownership fund means in equity shares, then as a bonus share you can issue। next most dependable source, you can depend on this source because if the business will be there, the profit will be certainly there। it means you can depend upon this source। and no interference means there is no such type of interference that the if you issue the new equity shares, naturally the new person will come, they will certainly interfere with business, but these retained earnings never interfere in the business। हाँ जी, ऐसा कोई भी पॉइंट है जो आप एक्सप्लेनेशन की जरूरत है आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, ऐसा नहीं है तो चलो मैं अब आपको कुछ नई चीज़ें और बताता हूँ। आपका जो आगे आ रहा है GDR, ADR, IDR जो बीच में आए थे, मैंने आपको बताया भी था कि वो कौन कौन से होते हैं, कि मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो टाइम आ गया है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी है। तो पहले आपके पास में है GDR। GDR का मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। GDR इसका मतलब है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, तो ये आपका पूरा वर्ड बनता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, यानी आपका GDR। ठीक है। तो ग्लोबल का मतलब समझिए पूरा वर्ल्ड हो गया। ठीक है। इन पूरी दुनिया जो है वो ग्लोबल हो गई तो हम उसको बोलते हैं ग्लोबल। ठीक है। अब इसमें GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट का मतलब क्या हुआ कि व्हेन यू इश्यू द इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर तो आप समझ ही गए होंगे इक्विटी शेयर का मतलब क्या था, यानी आप जो है रियल ओनर ऑफ द कंपनी है, जो कंपनी का असली मालिक होते हैं उनको लिए हम बोलते हैं इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स का एक बंच बना दें, 15, 20, 30, 5 जितना भी आप बंच बना दें, उन बंच को एक नाम दे दो, एक GDR। ठीक है। यानी कि GDR का मतलब क्या हुआ, बंच ऑफ शेयर। ठीक है, हम ये कह सकते हैं। तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट आर इशूड अगेंस्ट द इक्विटी ऑफ शेयर्स इन द ग्लोबल मार्केट। दीज आर इनडायरेक्ट इक्विटी ऑफरिंग्स। द इक्विटी शेयर इशूड अगेंस्ट GDR आर हेल्ड बाय एन इंटरनेशनल बैंक कॉल्ड डिपॉजिटरी। और ये जो हमें जितना भी जो GDR जो बंच ऑफ शेयर्स हैं वो हम जो देंगे वो हम एक इंटरनेशनल बैंक को देते हैं, उसको डिपॉजिटरी बोलते हैं। कंपनीज इशूड द नोटिस, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा रिगार्डिंग द शेयर्स टू बैंक ओनली। अब बाहर के लोगों को तो ये जानते नहीं कंपनी वाले। मान लो कि कोई बंदा अमेरिका का जो इंडिया में शेयर खरीदता है, तो इंडिया में शेयर खरीदता है तो ये पता नहीं अमेरिका इतना बड़ा है कि हम उसको कोई नोटिस या कोई रिपोर्ट भेजें तो बंदा पता नहीं कहाँ होगा, कैसे होगा। तो हम केवल उसी बैंक के पास में भेज देंगे जिस बैंक ने हमारी GDR खरीदी है। ठीक है, वो अपने आप उन तक पहुँचा देगा। दी शेयर आर कॉल्ड डिपॉजिटरी शेयर्स। दी होल्डर ऑफ द शेयर्स डू नॉट गेट वोटिंग राइट। और इनमें ये है कि इन लोगों को वो कोई वोटिंग राइट नहीं है। वोटिंग राइट नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द शेयर होल्डर इन डॉलर्स। और यहाँ पर जो भी होगा वो डॉलर के अंदर आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट होगी। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड डॉलर डिमोनेशन इंस्ट्रूमेंट। इसको हम डॉलर डिमोनेशन इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं GDR को। ठीक है। द ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द सिटी बैंक इन 1990।
और ये ग्लोबल डिपॉजिटरी शीट जो है 1990 में फर्स्ट टाइम जो है वो सिटी बैंक ने इंट्रोड्यूस की थी। कि अब मतलब समझ गए होंगे कि अगर इंडिया की कोई कंपनी है, इट वांट टू सेल इट्स इक्विटीज़ इन अमेरिका, ब्राज़ील, कनाडा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और समवेयर इन द वर्ल्ड, तो उस हालत में क्या होगा कि दीज कंपनी विल कॉन्टैक्ट टू द सेंट्रल बैंक और एनी बैंक ऑफ दैट कंट्री, कि ये जो है वहाँ के सेंट्रल बैंक से, अगर सेंट्रल बैंक किसी भी वहाँ के राष्ट्रीयकृत बैंक से ये कंपनी से कॉन्टैक्ट करेंगे, एंड दीज कंपनी विल मेक द कॉन्टैक्ट टू द डिपॉजिटरी बैंक्स दैट वी वांट टू सेल आवर शेयर इन योर कंट्री। If anybody is interested to purchase our securities, means our equity shares, then they can purchase. And therefore, we have made a bunch of shares, means that may be bunch of 5 share, 10 share, 20 share, 100 share, means any bunch we can prepare. And these banks offer these equities to their peoples. अमेरिका का जो आपका जो बैंक है डिपॉजिटरी बैंक, अमेरिका के लोगों को इन्फॉर्म करेगा कि some Indian companies are interested to sell the share in the market and they are earning very good and you will get the good profit. And if the person who are interested to purchase such type of the shares of Indian companies, then they will contact to these depository banks and they will purchase the GDR and they will deposit the money to the bank and bank will deposit hand over this money to Indian companies. और ये आपका डॉलर में होता है, इसलिए हम इसको डॉलर डिमोनेशन इंस्ट्रूमेंट भी इनको बोलते हैं। तो ये आपका है एक नया तरीका है कि आप फ़ॉरेन पे इन्वेस्टमेंट इंडिया में लेना चाहते हैं, अगर फ़ॉरेन का पैसा भारत में लेना चाहते हैं या कोई दूसरे देश अपना देश में किसी दूसरे देश का पैसा लेके आना चाहता है, तो ये एक रास्ता है जीडीआर का। ठीक है जी, तो ये आपका जीडीआर है। फर्स्ट टाइम जो है ये सिटी बैंक ने 1990 में शुरू किया था। अब मेन फीचर्स जो हैं वो जीडीआर की कौन सी हैं, तो मेन फीचर्स हैं जीडीआर की, मेन फीचर्स ऑफ जीडीआर। जीडीआर की मेन फीचर आपकी कौन सी हैं, तो सबसे पहली फीचर तो आपकी ये है जीडीआर की कि कह रहे कि कैपिटल कलेक्टेड फ्रॉम दिस द इश्यू ऑफ जीडीआर इज इन फॉरेन करेंसी। तो आपकी जो ये फॉरेन करेंसी में होगी, यानी द कैपिटल कलेक्टेड the capital collected from the issue of GDR जो GDR जो कैपिटल हम कलेक्ट करेंगे वो होगी इन फॉरेन करेंसी, FOREI, इन फॉरेन करेंसी। ये आपकी फॉरेन करेंसी में होगी। कैपिटल का मतलब ही यहाँ पर हो गया आपके, कैपिटल का मतलब होता है आपके पास में इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पर जो भी आपने इक्विटी शेयर से जो पैसे इकट्ठा किया वो आपका फॉरेन करेंसी में होगा, यानी आपके इंडियन करेंसी में नहीं होगा। फर्स्ट आपके फीचर तो ये है। सेकंड, द इश्यू प्राइस ऑफ जीडीआर इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टर रिस्पॉन्स। Price of GDR is fixed on response of कस्टमर। आपके जो कस्टमर हैं या परचेजर हैं उनके रिस्पॉन्स पे ही जीडीआर का प्राइस है जो फिक्स होता है। इफ़ द डिमांड इज मोर द प्राइस विल बी मोर, if the demand is low then the price will be also low. Third is no voting right to GDR, no voting right, no voting right। एक ही केवल आज में देखना, नो वोटिंग राइट, वोटिंग राइट नहीं है टू जीडीआर होल्डर, टू जीडीआर
नहीं, तो ये है GDR ऑर्डर राइट है, नहीं होगा, they cannot in the voting of the company. Next is GDR easily be transferable to stock exchange. जो है GDR is easily transferable in stock exchange. स्टॉक एक्सचेंज में ये इजीली ट्रांसफरेबल होता है, मीन्स यू कैन ट्रांसफर दिस GDR इन स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज +2 में पढ़ेंगे, जहाँ पर शेयर या डिवेंचर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं. नेक्स्ट इज GDR इजीली ये हो गया था. लास्ट है द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू इश्यू द GDR इज रिलायंस इंडस्ट्री. आपकी जो फर्स्ट इंडियन कंपनी थी वो रिलायंस इंडस्ट्री थी. रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो फर्स्ट आपकी कंपनी थी जिसने कि इस प्रकार के GDR जो है वो इश्यू किए थे. और इसने जो GDR जो है वो 150 मिलियन वर्थ जो GDR 1992 में बेचा था, यानी इतना बड़ा कलेक्शन इसने किया था. तो ये सारा आपका था GDR से रिलेटेड. हाँ जी, अब इससे रिलेटेड किसी को बात पूछनी है आप मेरे से पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर हम थोड़ी देर बाद में फिर मिलते हैं.